डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इंपॉर्टेंट सेशन। फास्ट के टेस्ट में मजीद जो क्वेश्चन रिपोर्ट हुए हैं अगले दिनों के अंदर वो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं। और हमेशा की तरह क्वेश्चन भी देखें और उनके जो सही आंसर हैं उनको सॉल्व करने की जो मेथोडोलॉजी है, जो ट्रिक्स हैं, उनको भी आपने ऑब्जर्व करना है। राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो रिपोर्ट हुआ हमारे पास वो ये था कि एक सेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड रिलेशन। आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है ऑप्शन के अंदर, जिसमें कंडीशन ये हो कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर हो सच दैट हर ऑर्डर्ड पेयर में स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू जो है वाई से ग्रेटर होनी चाहिए। आप सबको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्स को, और सेकंड एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वाई को। तो आपने वो वाले ऑर्डर्ड पेयर चूज करने हैं जिसमें एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई। ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें एक्स वाई से ग्रेटर है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक्स और वाई इक्वल हो गए हैं, लिहाजा दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है जी, ये जो आप ऑर्डर्ड पेयर देख रहे हैं ये गिवन सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अच्छा, बीटा ऑप्शन देखें, 3 7 से ग्रेटर है, बिल्कुल ठीक है। 3 5 से ग्रेटर, बिल्कुल ठीक है। 5 7 से ग्रेटर है, बिल्कुल ठीक है। एक्स वाई से ग्रेटर है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं बनेगा। केयरफुली देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एलिमेंट 7 आप देख रहे हैं, ये 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो ऊपर क्वेश्चन में कहीं पर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक बिल्कुल उसने रैंडम सा एलिमेंट दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ट्रैप करने के लिए। एक्स वाई से ग्रेटर है ज़रूर, लेकिन आपने एलिमेंट को भी देखना है कि वो एलिमेंट जो गिवन सिचुएशन है, गिवन सेट है, उसमें होने चाहिए। चार्ली ऑप्शन को देख लेते हैं। 3 ये इसको फेल कर देगा, तो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचती है, डेल्टा इसका आंसर बनेगा। इसमें आप देखेंगे 3 1 से ग्रेटर है, बिल्कुल ठीक है। 5 1 से ग्रेटर है और 5 3 से भी ग्रेटर है। और ये तीनों जो ऑर्डर्ड पेयर हैं बेसिकली वो इसी से निकले हैं जो मेन आपको सेट दिया हुआ है, यानी उसका सबसेट है जिसको आप रिलेशन कह रहे होते हैं। तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आप देखें जी, टेंजेंट 2 पाई प्लस अल्फा। मेरे प्रीवियस लेक्चर को भी देखेंगे तो एलाइड एंगल क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, और हमेशा समझाता हूं कि एलाइड एंगल क्वेश्चन टेस्ट में ज़रूर आता है। और अब आप देखें रिपीट होता जा रहा है, डिफरेंट जो डेट्स पे टेस्ट हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन आ रहा है। अगेन हम इसको देख लेते हैं। 2 पाई जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो टेंजेंट की जो रेशो है वो अपनी को रेशो में चेंज नहीं करेंगे। टेंजेंट का फंक्शन जो है वो टेंजेंट रहेगा। एंगल जो यहाँ पर लिखा है अल्फा एज इट इज आ जाएगा। 2 पाई प्लस अल्फा, ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है स्टूडेंट? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। और आप सब जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव होती है, लिहाजा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बीटा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है थीटा सीकेंड इनवर्स 2 दिया, थीटा आपने फाइंड आउट करना है। अब ये जो सीकेंड इनवर्स 2 जो आपने फाइंड आउट करना है, इसका ट्रिक जो मैं समझाता होता हूँ, सोचने का जो तरीका होता है वो ये है कि आप इस सीकेंड इनवर्स को कन्वर्ट कर लें कॉज इनवर्स में अपने माइंड के अंदर, और यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें अपने माइंड में। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सेकंड इनवर्स 2 फाइंड आउट करने में, तो कॉज इनवर्स 1/2 जब बनाएंगे तो ये आसान हो जाएगा। आप सबको पता है कॉज इनवर्स 1/2 क्या होता है, 60 डिग्री होता है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन टेस्ट में कोसेकेंड का आ जाए, तो कोसेकेंड के केस में आप उसको अपने माइंड में किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि जब साइन करेंगे तो वो आपके लिए कैलकुलेट करना आसान होगा। सो ऑप्शन में आप देखें तो अल्फा इसका आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाए जी। 2/2 का एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट पूछा हुआ है। उसने कहा जी सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो एक्चुअली आपने क्या करना है, लैम्बडा की वैल्यू। आप सब जानते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स वो एक्चुअली किसके इक्वल होता है, 0 के। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो बनेगा 2 लैम्बडा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 10। सो सिंपल गोइंग है। आप ऑप्शन में देखें चार्ली इसका आंसर है। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन टेस्ट में रिपोर्ट हुआ है वो 2/2 है, लेकिन 3/3 पे भी क्वेश्चन आता है। इसको ज़रूर कर लें, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट आप देखें जी, कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन फॉर्म में है। आप इनको डिवाइड करें और ऑप्शन देखें, उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आपने लिखनी है। मेरे लेक्चर्स के अंदर मैं हमेशा आपको इसका ट्रिक बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ कि 2 स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर में कंप्लीट होती है। अगर आप अपने नॉर्मल तरीके से जाएंगे तो फिर ज़ाहिर आप डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर उसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। मैं इसमें क्या ट्रिक बताता हूँ आपको, हमेशा ट्रिक ये होता है कि अगर आपने Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिवाइड करना है स्टूडेंट, तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें Z2 के कॉन्जुगेट के साथ, यानी इसके कॉन्जुगेट के साथ, और इसको डिवाइड कर दें Z2 के मॉड स्क्वायर पे। एंड दिस इज ऑब्वियस कि डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब आप इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो विद इन 2 स्टेप्स आपका क्वेश्चन का आंसर आता है। वो 2 स्टेप आपके पास कैसे बनेंगे देखें। इस क्वेश्चन में Z1 आपके पास क्या है, 1 + 2 आयोटा, तो आप लिख रहे हैं 1 + 2 आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर में Z2 है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। आप सब जानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, 4 + 3 आयोटा। डिवाइड आपने किस पे करना है, Z2 के मॉड और उसके स्क्वायर के ऊपर।
Z2 का मॉड लेंगे तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 क्या बनेगा 25। इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स कि अब आप इनको मल्टीप्लाई कर देना। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई आप सबको करना आता है, मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा 2 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेट्स डू दैट। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6 बल्कि -6, तो 4 - 6 क्या बनेगा -2। अच्छा, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि ऑप्शंस को भी साथ साथ देखना चाहिए। अब जैसे देखें अल्फा और बीटा इसका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि मैंने यहाँ -2 कैलकुलेट किया है, वो सिर्फ चार्ली में और डेल्टा के अंदर, राइट। अच्छा, अगली बात आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं, इसके रियल को इसके इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और इसके इमेजिनरी को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + 3 क्या बनेगा स्टूडेंट्स 11, तो 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 इज ऑब्वियस। सो डेल्टा इसका आंसर बन रहा है। आप इसको जरूर कर लें। मैं हमेशा समझाता हूँ कि क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्मूले के साथ, इस ट्रिक के साथ करेंगे तो सिर्फ 2 स्टेप्स के अंदर अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। यही बातें सारी क्लासेस के अंदर लेक्चर्स में बता रहा होता हूँ और जो किप्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है इन सब ट्रिक्स का और वो बड़ी फ्रिक्वेंटली इन चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं टेस्ट के अंदर भी। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अनदर क्वेश्चन, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का जो है इसका स्क्वायर का डिटरमिनेंट उसका 9/4, आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन पहले भी इस तरह का टेस्ट में आया है, फिर दोबारा आ गया। प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है। जो ट्रिक आप देख लें, प्रॉपर्टी जो यहाँ पर यूज़ आपने करनी है, आपको लास्ट टाइम में समझाया था कि किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर के डिटरमिनेंट को आप लिख सकते हैं उसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर। सो दिस इज़ वेरी हैंडी प्रॉपर्टी। मतलब बात स्क्वायर की नहीं है, बात पावर की है। तो यहाँ पावर जो कि स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर बोल रहा हूँ। तो मैट्रिक्स की जो पावर आप लें उसका डिटरमिनेंट इक्वल होता है डिटरमिनेंट की वही पावर आप ले लें। जो एनालाइज करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए है उसकी पावर n जो है उसका डिटरमिनेंट इज इक्वल होगा मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर n। तो जनरली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर और मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो आप फाइंड आउट करें इस मैट्रिक्स से। अच्छा, अब आप इसकी तरफ, जब आप इसकी तरफ आएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट भी 0 हैं, नीचे की भी एलिमेंट 0 हैं, तो एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स ही बना हुआ है, जाहिर है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपने फाइंड आउट करने का भी शॉर्टकट मैंने बताया आप लोगों को, और वो क्या होता है कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, ट्राइंगुलर कह लें, डायगोनल कह लें, दोनों ही बने हुए हैं। तो इस मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट निकालने का तरीका ये होता है कि आपने सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना होता है, तो वहां से आपको मिल जाएगा इसका ये दूसरा शॉर्टकट इस क्वेश्चन में जो बता रहा हूँ। लिहाजा ये मैं करने लगा हूँ कि इसका डिटरमिनेंट जो है बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा, और 2 × 3 बिकम्स 6, और लैम्डा ये स्क्वायर बनेगा, इसकी पावर 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 5/2। ये डिटरमिनेंट मैंने फाइंड आउट कर लिया। सो कमिंग बैक ओवर हियर, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको स्टूडेंट्स 9/4। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैंने फाइंड आउट कर ली यहां से क्वेश्चन से, दैट इज 6 और लैम्डा और उसकी पावर है 5/2, और इसके ऊपर मत भूलें कि क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट के ऊपर स्क्वायर है। इस तरह करने से जो फॉर्म आपस बनती वो बनती है 9/4 इज इक्वल टू, आप देखें कि ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होगा। पहले 6 का स्क्वायर ले लें तो वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 36। लैम्डा की पावर पे पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा लैम्डा रेज टू पावर 5। आपने लैम्डा बताने इस क्वेश्चन में, तो फाइनली क्या बने, लैम्डा इज इक्वल टू 36 को यहाँ लाके डिवाइड करें। जब डिवाइड करेंगे 9 कैंसिल करेगा तो बनेगा 16, 1/16। और चूंकि लैम्डा की पावर 5 थी स्टूडेंट, तो मैं से क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पावर 1/5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपने करनी है और कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालें। 2 ट्रिक्स इस क्वेश्चन में बताए हैं, एक तो आपको ये प्रॉपर्टी बता दी है और दूसरा ये जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर डिटरमिनेंट निकालने का ट्रिक आपको बताया कि डायगोनल एलिमेंट्स को सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। अगली बात ये है कि अब लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, हम ऑप्शंस पे चलेंगे। जब आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में आपको लैम्डा की वैल्यू 1/16 नज़र नहीं आ रही, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप में से जो हैं वो भागेंगे, दौड़ेंगे डेल्टा ऑप्शन की तरफ, नन ऑफ दिस की तरफ। हमेशा समझाता हूँ कि ऑप्शंस को प्रॉपर्ली पढ़ें, डायरेक्ट नन ऑफ दिस पे ना जाएं। टेस्ट में बहुत दफ़ा ऐसा होता है ऑप्शन कंफ्यूज की होती हैं, यही ट्रिक होता है एंटी टेस्ट का कि इसको किसी तरह सिंप्लीफाई करके, कोई ऑप्शन तो नहीं बन रही
तो नन ऑफ दीज पे जाने से पहले रुकें और देखें कि क्या कोई सिचुएशन बन रही है। अब आप सबको पता है कि यहाँ पर एक सिचुएशन बन सकती है और वो ये है कि 16 जो है मैं इसको लिख सकता हूँ 2⁴। तो अगर मैं यहाँ इसको 2⁴ लिखूँ, और आपको रूल का पता है कि पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो जो 4 पावर उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। लेट्स सी क्या ये फॉर्म ऑप्शन में आपको मिल रही है, अल्फा मिल रही है। तो बात आपको समझ आ रही है कि सारा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने ऑप्शन गलत चूज कर दी, डेल्टा नन ऑफ दीज, तो सारी मेहनत ज़ाया होगी। यहां तक आप पहुंच चुके हुए थे, एक स्टेप आपने और करना है, उसको सिंप्लीफाई करके देखें कि ऑप्शन में क्या बन रहा है। तो इन चीज़ों में आप केयरफुल रहें हर टेस्ट के अंदर, फास्ट में खास तौर पर, बाकी में भी देखें कि मैं हमेशा समझाता हूं कि ऑप्शंस को बाज़ औक़ात उसने मोल्ड किया होता है और ऑप्शंस ही इस असल में टेस्ट में जो होती हैं वो ट्रिकी बन रही होती हैं। डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है ln ऑफ एक्स स्क्वायर का, आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन को अपने लिए आसान बना लिया करें, इजी बना लिया करें। जैसे आपको पता है कि लॉ की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी से पावर शुरू में आ जाएगी, जब आप इसको शुरू में ले आएंगे तो सिंपल ये फॉर्म बनेगी। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 एज इट इज कांस्टेंट ln ऑफ एक्स डेरिवेटिव 1/x, तो इसके पास आंसर बनेगा। ऑप्शन में देखें बीटा इसका आंसर। सो मैं हमेशा समझाता हूँ क्वेश्चन को अपने लिए आसान किया करें, जहाँ पर ln हो उसकी प्रॉपर्टी यूज करके पावर को शुरू में रख के तो सिंपल किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सेट्स के अंदर से हमें प्रॉपर्टी याद होती है, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना। अब A है और A कॉम्प्लीमेंट, A और A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, A के अपने एलिमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो एलिमेंट जो A के अलावा है। तो A के अपने एलिमेंट्स और A के अलावा के जो एलिमेंट्स हैं उनका जब आप कॉमन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। लॉजिकल बात समझ में आती है और प्रॉपर्टी कहती है कि इसका आंसर एम्प्टी सेट होता है। ऑप्शन में आप देखेंगे तो एम्प्टी। तो रूल आपको पता है, प्रॉपर्टी आपको पता है कि सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करें इंटरसेक्शन के साथ तो फिर इसका आंसर जो है हमेशा एम्प्टी। लेकिन इसके साथ दूसरी बात भी रिवाइज करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी सेट का यूनियन कर लें उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ स्टूडेंट, तो याद रखें फिर यहाँ पर आंसर क्या है, यू, और यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी जितने क्वेश्चन रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें काफ़ी यूज़ हो रही है। मिसाल के तौर पे मैंने लास्ट में बताया था किसी भी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ करें तो आंसर वही सेट आता है, इसको आइडेम्पोटेंट भी कहते हैं। किसी सेट ए का इंटरसेक्शन आप ए के साथ करेंगे तो आंसर वही सेट आ जाएगा। किसी सेट का यूनियन कर लें एम्प्टी सेट के साथ तो आंसर वही सेट आ जाएगा। लेकिन अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे एम्प्टी सेट के साथ, कॉमन निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। अब मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन रिपोर्ट हो रहे हैं जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं फास्ट टेस्ट में, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ किसी ना किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं यूज़ हुई हैं और आगे भी आने के चांसेस होंगे। तो मैंने एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा दी हैं जो बेसिक इसके अंदर है। नेक्स्ट आप देखें, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 8, 6 and 10 फाइंड आर। अभी जो आर पूछ रहा है बेसिकली आर है इन रेडियस। इंस्क्राइब्ड सर्कल का जो रेडियस होता है उसको इन रेडियस कहते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और इंस्क्राइब्ड सर्कल आप सब जानते हैं, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की इंटरनल साइड्स को टच करके पास कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड सर्कल। चीज़ें रिवाइज भी करवा रहा हूँ साथ साथ। अब जो स्मॉल आर है इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला डेल्टा ओवर एस आपने पढ़ा हुआ है। डेल्टा बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब 3 साइड्स आपको दी हुई हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है, जिसको आप हेरॉन्स फॉर्मूला कहते हैं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आप करते होते हैं। तो आपको ये कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी, ये इसका तरीका। और s को मैं हमेशा बताता हूँ हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, जिसका मतलब ये होता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को पहले प्लस कर लें और प्लस करने के बाद उसको 2 पे डिवाइड कर लें। तो पढ़ते आप इसको ऐसे कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब ये सारा काम तो कर लेंगे, करना है, लेकिन अभी रुकें ज़रा, रुकें इस तरह से कि आपको जो साइड्स दी हुई ट्राइंगल की एक दफ़ा ज़रा इनको भी गौर से देख लें कि क्या कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं कि क्वेश्चन ज़्यादा आसान तरीके से हो रहा हो, किसी ट्रिक के साथ हो रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब कभी क्वेश्चन आप देखें तो ट्राइंगल की साइड से एक दफ़ा देख लें कहीं वो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं दी हुई। 2 सेकंड में समझ आती है कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। कैसे, सबसे बड़ी जो साइड होती है, जैसे यहाँ 10 है, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर किया करें अपने माइंड में, ठीक है। 10 का स्क्वायर मैंने कर लिया, क्या ये बराबर है बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के? अगर ये बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है स्टूडेंट, तो फिर ये क्या बनता है, पिथागोरस थ्योरम। क्योंकि सबसे बड़ी साइड राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। इसलिए सबसे बड़ी साइड का पहले स्क्वायर करें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर लें, बाकी दोनों बेस और परपेंडिकुलर होंगी। तो ये चीज़ आपने हर टेस्ट में जब भी क्वेश्चन है एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें
क्योंकि अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए तो फिर क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है, आसान हो जाता है, उसमें ट्रिक अप्लाई हो जाता है। अब आप सबको नज़र आ रहा है कि ये 100 बनेगा, ये 64 बनेगा और ये 36 बनेगा, तो इसका मतलब कि दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। तो बात ये कि राइट एंगल ट्राइंगल है क्वेश्चन के अंदर, इससे चेंज क्या आएगा भाई? इससे चेंज आपको ये मिलेगा कि वो जो एरिया निकालने की बात मैं कर रहा था, जो कि ज़रा एरिया तो निकालना ही आपने, अब 3 साइड आपको दी तो एरिया निकालने का ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, हेरोन्स फार्मूला आप सब जानते हैं। लेकिन अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है तो फिर इतना काम क्यों करना है आपने? फिर स्ट्रेट अवे चलें। राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्मूला एरिया निकालने का क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो भाई इसके अंदर 1/2 बेस आपको क्या नजर आ रही है? जिसको मर्जी बेस ले लें इन छोटी साइड्स में से। 6 को आप बेस ले लें फॉर एग्जांपल, 8 को आप हाइट ले लें, 6 8 48, 48/2 क्या बनेगा? 24। तो कितनी देर लगती है डेल्टा निकालने में? विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो वो जो मसला था सारा हेरोन्स फार्मूले वाला वो मैंने क्लियर कर दिया। तो लिहाजा अब यहाँ पर जो आर निकालना था आपने, तो आर के डेल्टा फिर क्या बना? 24 और एस क्या? हाफ ऑफ द पेरीमीटर ट्राइंगल। तीनों को +2 पे डिवाइड कर लें तो 10 + 6 16, 16 + 8 24 को 2 पे डिवाइड किया तो 12। सो फाइनली आप देखें कि जब आप इस अप्रोच के साथ चलते हैं, जो अप्रोच मैंने आपको दी है, जिसके अंदर आप ये वाला काम ना करें, ऑल्दो फार्मूला ठीक है, इसमें मसला कोई नहीं है, लेकिन ये जो जजमेंट आपको सिखाई है अभी राइट एंगल ट्राइंगल, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, जब भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन है, इसको जरूर देखा करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें कोई ना कोई शॉर्टकट निकल आता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो अल्फा इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट आप देखें जी, इंटीग्रेशन आपने करनी है x + b⁻n की। रूल आपको याद है इंटीग्रेशन का, टेस्ट में क्वेश्चन आया तो रूल इसका आपको पता है कि विदाउट पावर अगर इसका डेरिवेटिव यहां पर एग्जिस्ट करे, विदाउट पावर डेरिवेटिव बनेगा क्या इसका? सो दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ax + b⁻n विदाउट पावर से डेरिवेटिव क्या बनेगा? a। अब चूंकि a यहां पर नहीं लिखा हुआ तो डेरिवेटिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं? डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं dx। अब जब विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव यहां बन गया, तो रूल आप सबको पता है कि पावर में 1 प्लस करते हैं, उस पर डिवाइड भी करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 1/a ax + b⁻, आप 1 प्लस कर देंगे तो n+1, यहां पर भी 1 प्लस कर देंगे, n+1 + c होना चाहिए। सो ये जो आप सारी फॉर्म देख रहे हैं ये डेल्टा ऑप्शन में है। अगर यहाँ पर +c नहीं लिखा तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट मैंडेटरी। लिखा हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो भी इट्स ओके। सो फिर यहाँ पर आप देखें जो हमने कैलकुलेशन की है वो डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट आप देखें, अ बग फ्लाइज अलोंग अ सर्कुलर पाथ एंड कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 30 मिनट्स इफ इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 6.42 मीटर पर आवर, फाइंड इट्स रेडियस। तो रेडियस निकालने आपने सर्कुलर पाथ के बाद आपको समझ आ गई है, और मैं हमेशा कहता हूं कि इसको लेबल कर लिया करें ताकि मजीद क्लैरिटी आपको आ जाए। वो कहते हैं बग है वो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर जो है इस तरह से फ्लाई कर रहा है। अब इस फ्लाइंग के अंदर वो कहता है कि वो जो कंप्लीट करता है अपने 1 रेवोल्यूशन को, अपने पूरे चक्कर को कंप्लीट करता है कितनी देर के अंदर? 30 मिनट्स के अंदर, यानी आधे घंटे में वो इस पूरे एक चक्कर को कंप्लीट कर लेता है। कहता है कि वो ट्रेवल करता है डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 6.42 मीटर पर आवर। ठीक है जी, यानी पर आवर का मतलब क्या होगा कि 2 चक्कर लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में सिचुएशन है वो ये है कि उसका जो एक रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट कर रहा है 30 मिनट में, नहीं हाफ आवर में। जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है हाफ आवर में, तो ये जो स्पीड है, डिस्टेंस जो उसने आपको बताया वो ये बेसिकली 2 चक्कर्स का बताया है, यानी 2 रेवोल्यूशंस का बताया। हम 1 रेवोल्यूशन पे इसको ले आते हैं। 1 रेवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 6.42 को अगर स्टूडेंट्स आप हाफ कर लेंगे, 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये जो लिखा ना पर आवर, इसको आप किस में ले जाएंगे? पर 30 मिनट लिख देता हूँ आपके लिए, 30 मिनट कर लें या पर हाफ आवर कर लें, बात आपको समझ आ रही है। जब आप इसे कैंसिल कर लेंगे यहाँ से क्या बनेगा? 3.21 मीटर। तो समझाना ये चाह रहा हूँ कि 3.21 मीटर जो है ये पूरा जो आपको एक बाउंड्री नज़र आ रही है, जिसको सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, ये पूरा का पूरा आपके पास डिस्टेंस बन गया। यानी ये पूरा का पूरा जो सर्कमफ्रेंस है, इसको फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आर्क लेंथ के तौर पे ले लेते हैं। पूरा ये एक लेंथ आपको दी हुई, ठीक है जी। फाइंड आउट आपने क्या करना है? फाइंड आउट आपने ये करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, रेडियस आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है L = r⁻, और आपको हमेशा कहता हूँ कि इसके वर्ड प्रॉब्लम में से क्वेश्चन टेस्ट में आना होता है। अब L जो आर्क लेंथ है वो मेरे लिए पूरा सर्कमफ्रेंस है, यहाँ पर सारा का सारा जो है वो मेरे लिए आर्क लेंथ है, क्योंकि बात हो रही है इसमें 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन की। अच्छा, वो मेरे पास कितने, मैंने अभी कैलकुलेट कर आपको दिया है कि 6.42 अगर
1 आवर का था तो हाफ करके मैंने 30 मिनट या हाफ आवर का निकाल लिया, ये पूरी उसकी लेंथ निकला है, सर्कमफ्रेंस निकला है, यही वैल्यू 3.21 में यूज़ कर। रेडियस मुझे फाइंड आउट करना है, थीटा कहाँ से आएगा? अब थीटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपने खुद सोचना है, खुद सोचें थीटा क्या होगा। भाई सोच क्या रहे हैं, जब आप पूरी आर्क लेंथ ले रहे हैं, सर्कमफ्रेंस को ले रहे हैं, तो सर्कमफ्रेंस का जो एंगल सेंटर पे यहां बन रहा होता है, आप सब जानते हैं दैट इज द कंप्लीट रेवोल्यूशन। और कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होती है? 360 डिग्री, या जिसको आप क्या कहते हैं 2 पाई। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, आपने खुद यहां पर डिसाइड करना है कि थीटा इज 2 पाई। तो रेडियस जो आपने फाइंड आउट करना था वो निकला है 3.21 ओवर 2 पाई। अब पाई की जगह पर 3.14 उसकी वैल्यू आपने यूज कर लेनी है, ठीक है जी। और जब आप 3.14 इसकी वैल्यू यूज करेंगे तो बनेगा 6.28 अप्रॉक्सीमेटली। ये सारी सिचुएशन स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेशन पे चल रही है। सो दिस इज आर। अब आप ऑप्शंस पे जाते हैं, जब आप ऑप्शंस पे जाते हैं तो अब आप देखते हैं कि यार इसमें से विदाउट कैलकुलेटर क्या ऑप्शन निकलनी है। मैं आप लोगों को हमेशा समझा रहा होता हूँ कि काम सारा जो है वो अप्रॉक्सीमेशन से करना है, टेस्ट में ऐसी ऑप्शन आएंगी। सो आप ये देखें कि थोड़ी देर के डेसिमल को भूल जाएं, ये 0.21 है, 0.28 है, बहुत क्लोज है। आप देखें 3/6 का मतलब क्या होता है? 1/2। तो 1/2 का मतलब 0.5 है। आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं तकरीबन हाफ है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ है, 0.5 समथिंग है। ऑप्शन आप देखें, एक ऑप्शन है 1.5, ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से 3.21 ये पॉसिबल ही नहीं है, 0.75। एक ही ऑप्शन है जो हाफ के करीब है, 0.5 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये आपने आंसर चूज करना है। सो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी वो ये है कि भाई एक तो यहाँ पर जो आपको स्पीड है, जो डिस्टेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कवर कर रहा है स्पीड से, बेसिकली वो पर आवर आपको दिया हुआ है, और उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? 1 रेवोल्यूशन के अंदर, क्योंकि जो रेडियस पूछा हुआ है उसने आपसे सर्कुलर पाथ का, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने 1 रेवोल्यूशन की यूज़ की है। बाकी अप्रॉक्सीमेशन मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 30 एंड रेडियस। हमेशा आपको बता रहा होता हूँ कि इस क्वेश्चन ने टेस्ट में आना ही आना होता है। कॉनिक सेक्शन में सेंटर रेडियस दे के सर्कल की इक्वेशन पूछे, ये इक्वेशन दे के सेंटर रेडियस पूछ ले, ये क्वेश्चन आना ही होता है टेस्ट में। इसके जो रिजल्ट आप लोगों को बताता हूँ वो क्या है? x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को। आर ऑब्वियसली रेडियस है। आप सेंटर में ए की जगह पर क्या पुट करने जा रहे हैं? 3 पुट करने जा रहे हैं, और बी की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं? 0, और आर की जगह पे आप क्या पुट करें? ये इसका आंसर आ गया। अब आप ऑप्शन में देख लें, और ऑप्शंस के अंदर जो है ये कुछ इस तरह से फॉर्म आपको मिलनी चाहिए। मैं हमेशा समझाता हूं कि मैं पढ़ाने के लिए स्टेप्स कर रहा होता हूं, आपको जरूरत नहीं स्टेप्स करने की। आप जब क्वेश्चन करें स्क्रैच वर्क कम करें और अपने माइंड में कैलकुलेट कर लें। मतलब अपने माइंड में आपको समझ आती है कि यार हमने x माइनस 3 करना है और y स्क्वायर करना है और 16 करना है। ऑप्शन में जाएंगे तो ये ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, ठीक है। साइन का ध्यान रखें, दरमियान में प्लस आना होता है, बाकी ऑप्शन कंफ्यूजिंग सी बन जाती होती हैं। जैसे यहाँ पर उसने +3 किया हुआ, केयरफुली देखना है। यहाँ पर उसने माइनस कर दिया, ये केयरफुली देखें, और यहाँ पर भी उसने उसको चेंज किया हुआ है, यहाँ माइनस कर दिया। तो ऑप्शन केयरफुली देखनी, उसको मिक्स नहीं करना, और चार्ली इसका आंसर बनता है। लिमिट का क्वेश्चन आपके पास आ गया, और ये क्वेश्चन मैं तकरीबन बार बार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात क्या है कि आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें। जब आप इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है? 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और इसके लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो वाला फार्मूला है जो लिमिट का आप पढ़ते हैं ई वाले केस के लिए। अब यहाँ पर भी देखें, वही ई वाला केस बना हुआ है जिसमें आप कहते होते हैं कि यहाँ पर जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल जो है पावर में होना चाहिए। इसका ट्रिक आपको बताता हूँ, ट्रिक से डायरेक्ट आंसर निकालते हैं हम हमेशा, और वो ट्रिक एक बार फिर रिवाइज आपको करवा दूँ कि सारे क्वेश्चन जो इस फॉर्म में आते हैं, बने हुए हैं, उसमें मैं ये समझाता हूँ कि सबसे पहले लिखें ई, और ई की पावर आपने क्या लिखनी है? आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें केयरफुली, मतलब पहले x नहीं लेना, -x लेना है, और उसके साथ 1/x ले जी, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि x और x कैंसिल हो रहे हैं, लिमिट की जरूरत नहीं रह गई, तो बन गया e रेज़ टू पावर -1। ऑप्शन में जाएंगे तो अल्फा इसका आंसर बनेगा, बिकॉज दिस इज 1/e। सो ये ट्रिक जो हमेशा बताता हूँ, ये ऐसे सारे क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा जिसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बनना जरूरी है। यहाँ पर एक बायनोमियल आपको दिया हो, और ये 1 के साथ प्लस आगे कोई टर्म हो, और उसका रेसिप्रोकल जो है वो पावर में आप ढूंढ रहे होते हैं। सेंटर ऑफ दिस कॉनिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंटर ऑफ दिस कॉनिक के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो हमेशा आपको समझाता हूँ कि आइडेंटिफाई करें कॉनिक कौन सा है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि x पे स्क्वायर है, y पे स्क्वायर है,
दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, साइन सेम है, पॉजिटिव हैं, तो कॉनिक कौन सी बन रही है? इलिप्स बन रही है, सर्कल नहीं है, इलिप्स। तो सेंटर आप सर्कल का भी निकालते हैं, सेंटर आप इलिप्स का भी निकालते हैं, सेंटर आप हाइपरबोला का भी निकालते हैं। इनको सेंट्रल कॉनिक्स भी कहते हैं क्योंकि इन सब के सेंटर होते हैं, ठीक है जी। तो हाइपरबोला, इलिप्स जो है ये सारे सेंट्रल कॉनिक्स हैं। अगली बात इसमें यह है कि मैं आज सिर्फ आपको समझाने के लिए अगर इसको यूं लिख दूं x-1 होल स्क्वायर ओवर, ये 7 की जगह 1/7 और ये y² ओवर 1/9 इज इक्वल टू 1, तो आपको नजर आएगा कि x² ओवर a² प्लस y² ओवर b, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। y² ओवर b² इज इक्वल टू 1 के इलिप्स की क्वेश्चन बनी हुई। ट्रिक क्या है सेंटर निकालने का, जो आपको लेक्चर्स में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। सिंपल ट्रिक है, 2 सेकंड में आंसर आता है कि x के साथ जो नंबर है, ये ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है, x के साथ जो नंबर है उसका साइन चेंज कर लो, y के साथ नंबर जो प्लस माइनस हो रहा है उसका साइन चेंज कर लो, y के साथ कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब यहाँ पर फिर क्या होगा? 0 एंड दैट्स ऑल। तो अल्फा इसका आंसर है। सो ये क्वेश्चन ट्रिकी होता है, बाज़ का इसका स्क्वायर ओपन करेंगे लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिफरेंट उसमें चीज़ें कर रहे होते हैं, विद इन फ्यू सेकंड आपका आंसर आता है। ये सारी बातें लेक्चर्स में, जो किप्स के लेक्चर आप पढ़ रहे होते हैं, हमारे स्टूडेंट सब बातों को जानते हैं और जब क्वेश्चन आता है विद इन फ्यू सेकंड्स अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और टेस्ट में आए हुए क्वेश्चन है, ये कोई टेस्ट में आ रहे हैं, यही सारी बातें आपको पढ़ाई होती हैं और वही सारी टेस्ट में आ रही होती हैं। नेक्स्ट आप देखें लिमिट। लिमिट के बारे में हमेशा क्या समझाता हूँ कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें। तो एवेल्युएट करने आपने इस लिमिट को, टी उसने बताया जी पॉजिटिव है, ये बताना जरूरी था क्वेश्चन के अंदर और उसने बिल्कुल उसको बता दिया। अच्छा, लिमिट अप्लाई करेंगे डायरेक्ट तो क्या बनेगा? 0/0 फॉर्म बनती है, ठीक है। अब 0/0 फॉर्म के लिए ज़ाहिर आप डेरिवेटिव लेना पसंद करेंगे, ये ट्रिक आपको बताया हुआ है, लेकिन एक चीज़ और भी देख लें यहाँ पर कि डेरिवेटिव पे जाने से पहले मैं इसको यूँ देखना चाहता हूँ कि ये भी टी है, ये भी टी है। मैं जो बेसिक मैथ का रूल अप्लाई करना चाहता हूँ कि दोनों बेसिस सेम है, अगर टी पावर को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो पावर को सॉल्व कर लेते, डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है। सो दिस बिकम टी रेज टू पावर, ये पावर क्या बन रही है? 3/2 एंड स्टूडेंट 3/2 जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1, तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या रह जाएगा? t गोज टू 0, 3/2 -1 करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 और 1/2 का मतलब ज़ाहिर आप स्क्वायर रूट लिख लें जैसे मर्जी। अब जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 0 के पास आंसर आएगा, बीटा इसका आंसर है। जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो 0/0 फॉर्म बन रही थी, डेरिवेटिव मैंने नहीं लिया, मैंने पावर्स को सॉल्व किया, उसको सिंप्लीफाई करके लिमिट अप्लाई कर दी, सो आई गॉट द आंसर। अगर आप डेरिवेटिव करना चाहते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ईजी अप्रोच है। और पिक आप कैसे कर रहे हैं कि जब यहाँ दोनों की बेस सेम है तो क्यों ना पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सीकेंड -300 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में बहुत आ जाते हैं। अब आप सबको पता है कि सीकेंड हो या कॉज हो और उसके एंगल में नेगेटिव आ जाए तो ये अपने नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो फिर आप इसे क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं सीकेंड 300 डिग्री। अब इसमें बेहतर ये कि अगर तो आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको लाइट एंगल में कन्वर्ट कर लें। लाइट एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप लिखते हैं सीकेंड, इसको 360 डिग्री जो क्वाड्रेंटल एंगल उसके नज़दीक पड़ रहा है उसमें से 60 माइनस कर लें। अब ये लाइट एंगल बन गया तो 360 के ऊपर एक्स एक्सिस पे है तो सीकेंड को आप सीकेंड ही रखेंगे, एंगल आप 60 ले लेंगे। आप सब जानते हैं कि ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट्स यू नो दैट के सीकेंड क्या होता है? पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली सीकेंड 60 हमें निकालना है, सो दैट इज 2 एक्चुअली। तो फिर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में अल्फा जो है वो इसका आंसर बनेगा। सो दिस वाज द क्वेश्चंस रिपोर्टेड बाय द स्टूडेंट्स जो हमारे पास आए। इससे अगला जो लेक्चर है वो बिल्कुल आएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जो और क्वेश्चन रिपोर्टेड हैं फास्ट के टेस्ट में वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप कनेक्टेड रहें, इन सारे क्वेश्चंस को देखें, आपने पढ़े हुए हैं, किए हुए हैं, कॉन्फिडेंस भी मिलता है और साथ साथ तैयारी भी बेहतर हो रही होती है। सो विश यू गुड लक।